यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। कुल देवता। अगली सुबह। सुबह के 5 बज रहे थे। आज कुल देवता मंदिर जाने का प्लान हुआ था। सुबह के 5 बजे ही उठकर सभी लोग तैयार हो गए थे। वही श्रुति भी अभी तक मुंह फुलाए बैठी थी क्योंकि इतनी सुबह उसकी भी नींद खुलने की आदत नहीं थी और वह सोफे पर सिर पकड़े बैठी थी। तभी पूजा खाने का सामान पैक करते हुए बोलती है, अब यहाँ पर सर पकड़कर मत बैठो, जाओ और आरू को भी उठाओ। ये सुन श्रुति चीखते हुए बोलती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप ही जाकर उसे उठाओ। एक तो 8 बजे उठाने पर वह इतना तांडव करती है, अगर मैं इतनी सुबह उठाया तो वह मुझे सुबह ही परलोक से धार देगी। उसकी बात सुन पूजा उसे घूरती है। तभी श्रुति जाकर राधिका जी के पास उनकी गोदी में सर रख बोलती है, बड़ी माँ मुझे नहीं जाना, आपको पता है आपकी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, सबसे ज्यादा वह मुझे ही मारती है, मैं नहीं जाने वाली। यह बोल आंखें बंद कर लेती है। राधिका उसके सर को सहलाते हुए, आप क्या चाहती है कि आपके हिस्से का मार कोई और खाए? श्रुति अजीब सा मुंह बना लेती है और सभी हंसने लगते हैं। तभी वह प्रीता को देखते हुए बोलती है, आज ये जाएगी उसे उठाने, इसे वह कभी नहीं मारती है। प्रीता बोलती है, मैं काम कर रही हूँ, तुम्हारे जैसे मैं बैठी नहीं हूँ कामचोर, हमेशा बस सोना उठना खाना पीना। ये सुन श्रुति उठ चिल्ते हुए बोली, मैं तुम्हें कामचोर दिखती हूँ? आरू को उठाने का सबसे बड़ा काम मुझे दिया जा रहा है और तुम मुझे कमचोर समझ रही हो। ये सब सुन प्रियांशु आते हुए बोलता है, यार तुम मुझे ये काम देती मैं कर देता, खामखा लड़ाई कर रहे हो। ये बोल वह आरू के कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी राधिका जी की तेज आवाज आती है, प्रियांशु। ये सुन प्रियांशु कदम रुक जाते हैं तो राधिका बोलती है, भूलिए मत, वह सिर्फ आपकी दोस्त नहीं, वह आपकी भाभी है और इस तरह से आप उनके कमरे में नहीं जा सकते। ये सुन प्रियांशु उन्हें आंखें छोटी कर बोलता है, क्यों, वह श्रुति की भी तो भाभी लगती है, प्रीता की भी भाभी लगती है, तो उसे तो आप जाने के लिए कह रही है। ये सुन राधिका चिढ़ते हुए बोली, वह लड़की है। तभी प्रियांशु बोलता है, हाँ तो आप मुझे भी मान लीजिए कि मैं भी लड़की हूँ, ये कह वह जाने लगता है। वही शिल्पा बोलती है, सब उस लड़की की गलती है, अपनी जैसी सभी को बदतमीज बना चुकी है। तभी राधिका पूजा को कुछ इशारा करती है तो पूजा तुरंत प्रियांशु के पीछे चली जाती है और बोलती है, प्रियांशु रुको, मैं जाकर उठाती हूँ, पर प्रियांशु तो अपने ही धुन में चला जाता है। वह रुकना चाहता था पर वह अपनी माँ के उलट काम कर हमेशा उन्हें जलाता था और जो काम बहुत ज्यादा उसे करने के लिए मना करती है प्रियांशु वही काम करता था और उसने अभी भी वही काम किया। प्रियांशु अधिराज के कमरे का डोर देखता है तो खुला था और जैसे ही खोल के अंदर जाने को होता है पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो प्रियांशु ना समझी में पूजा को देखता है तो पूजा उसे खींचते हुए बोलती है, प्रियांशु क्यों हमेशा दीदी से लगते हो? प्रियांशु बोला, उनके बिल्कुल उलट करता हूँ, इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तभी पूजा उसके बाल बिगाड़ते हुए, पर क्या आप मेरी भी बात नहीं मानोगे? उनकी बात सुन उनका चेहरा देख प्यार से गाल पर किस करते हुए, बिल्कुल मानूंगा। पूजा मुस्कुराते हुए, आप जाए और सारी तैयारी करिए, आपको पता है ना ये सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, एक तरह का ये पिकनिक है। ये सुन प्रियांशु हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही पूजा एक गहरी सांस लेती है। तभी पूजा अधिराज के दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुल जाता है। कुछ सोच वह दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह वहां से जाने को होती है पर फिर कुछ सोच अंदर कदम रख देती है। अंदर बिस्तर पर अधिराज ऐसे ही शर्टलेस बिस्तर पर सीधा सोया हुआ था। वही आरू उसके गर्दन में मुंह छुपाए उसके ऊपर पूरा बिस्तर समझ सोई हुई थी। वही पूजा एक साइड जाती है और अधिराज के कंधे पर टैप करते हुए बोलती है, राज। कई बार जब उसके कंधे पर टैप करती है तो अधिराज अपनी आंखें बड़ी मुश्किल से खोलता है। रात के नशे के बाद उसकी नींद सुबह नहीं खुलती है। वह जैसे ही आंखें खोलता है उसकी नजर पूजा पर पड़ जाती है। तो पूजा थोड़ी सी ऑकवर्ड होकर बोली, वह आज सुबह ही पूजा के लिए जाना है, नहीं तो मैं नहीं आती आपको उठाने। आप उठकर और आरू को उठाकर जल्दी ही नीचे आइए। ये कह पूजा वहां से चली जाती है। वही अधिराज अपनी आंखें खोल आरू को देखता है जो सुकून से सोई थी। ये देख अधिराज आरू को उठाता है और खुद से दूर करता है पर अगले ही पर आरू फिर से उसके ऊपर चढ़ सो जाती है। ये देख अधिराज एक नजर उसके मासूम से चेहरे को देखता है, फिर उसे खुद से नीचे कर उसकी गर्दन के नीचे अपनी एक हाथ डाल उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जो सुबह सुबह ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अधिराज उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करना चाहता था पर धीरे धीरे वह काफी ज्यादा गहरी होती चली जाती है। किस करते हुए ही वह उसमें इतना खो जाता है कि वह उसके होठों पर बाइट करने लगता है, जिससे आरू को दर्द सा होता है। वही लगभग 10 मिनट के किस के बाद अब अधिराज को बॉडी मैनेक अलग ही रिएक्ट होने लगता है। वह अपना कंट्रोल खोने लगता है और वह आरू की टॉप के अंदर हाथ डाल उसकी कमर को सहलाने लगता है। अब लगातार उसके होठों को किस करने से अब आरू की भी नींद खुल जाती है और वह उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगती है। वही अधिराज उसे वैसे ही किस करते हुए उसके होठों को छोड़ता है तो आरू गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अधिराज जो अब अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था वह आरू की गर्दन में अपना चेहरा पूरी तरह से धंसा देता है। वही आरू जो अब तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी वह उसे खुद से दूर करने लगती है। तभी अधिराज वैसे ही उसके गर्दन में मुंह छुपाए बोलता है, वरना डोंट मूव अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आरू को समझ नहीं आया कि अधिराज कहना क्या चाहता है, पर अधिराज की गुस्से भरी और भारी आवाज सुन हमेशा की तरह आरू सहम कर चुप हो जाती है। तभी कुछ मिनट बीतने के बाद ही आरू की सिसकने की आवाज आती है। ये सुन अधिराज आरू की तरफ देखता है जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। तभी आरू नम आंखों से बोलती है, मुझे नीचे कुछ चुभ रहा है। ये सुन पहले तो अधिराज को समझ नहीं आता, पर जैसे ही उसे समझ आता है वह झटके से उठकर खड़ा होकर वॉशरूम चला जाता है।
वही आरू अजीब नजरों से अधिराज को देखते रह जाती है। वही अधिराज जो आरू के ऐसे बोलने पर अब शायद वह कंट्रोल खो देता, वह शावर के नीचे खड़ा होकर शॉवर लेने लगता है और खुद से ही बोलता है, कैसे मैं इसके साथ अपनी मैरी लाइफ बढ़ाऊं। नाउ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, माई डिजायर इज इंक्रीजिंग आफ्टर सीइंग दिस गर्ल। वही कुछ देर बाद आरू भी नीचे आती है। उसका मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। ये देख प्रीता उसे देख बोलती है, क्या हुआ, तेरा मुंह इतना सड़ा हुआ क्यों है। ये सुन आरू रोने जैसा मुंह बनाते हुए बोलती है, चल मैं तुझे बाद में बताती हूँ। ये बोल वह इधर उधर देखने लगती है तो प्रीता बोलती है, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग बाहर है। ये बोल वह आगे निकल जाती है। तभी पीछे से अधिराज में नीचे आता है। बाहर आरू जैसे ही आती है सामने रचना जी को देख खुशी से चिल्लाते हुए जाकर उनके गले लग जाती है। और फिर अमित जी के वह उन दोनों को देख बोलती है, आप दोनों यहाँ पर। ये सुन पीछे से पूजा बोलती है, हाँ क्योंकि यह हमारे साथ चल रही है। ये सुन आरू उन्हें देख बोलती है, पर हम तो सिर्फ पूजा के लिए जा रहे हैं। ये सुन पीछे से श्रुति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैडम हम सिर्फ पूजा ही नहीं पिकनिक पर जा रहे हैं। आरू एक्साइटेड हो जाती है। तभी प्रियांशु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुझे पता है यह ऐसी जगह है ना जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता और इससे ज्यादा कुछ का पता नहीं। तभी अजीत प्रियांशु का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कार की तरफ खींचते हुए बोलते हैं, बरखुदार अब कुछ रास्ते का एंजॉयमेंट भी रहने दीजिए। ये बोल उसे खींच कर ले जाते हैं। तभी प्रियांशु बोलता है, पर मुझे तो आरू के साथ जाना है। ये सुन अजीत बोलते हैं, क्यों खामखाम मेरी प्यारी भाभी माँ का खून जला रहे हो। अरे कुछ समय हमारे साथ बताइए। ये कह वह उसे लेकर चला जाता है। वही रचना जी आरू से बोली, हमें वैभव की शादी के लिए सिंदूर को भी कुल देवता पर चढ़ाना है क्योंकि वही हमारे भी कुल देवता है। दादी और दादू को छोड़कर लगभग सभी लोग वहां पर जा रहे थे, क्योंकि पहले तो शिल्पा नाक मुंह बनाकर रुकना चाह रही थी, पर वह कुछ सोच अर्चना को लेकर जाने को होती है। तो दादी ने साफ कर दिया कि आप सभी जाए, हम यहाँ पर देख लेंगे। घर पर कोई को तो रहना चाहिए था, इसलिए लगभग सभी लोग जाने को तैयार थे क्योंकि यह बहुत कम ही होता था वहां पर जाना। लास्ट बार पूजा की शादी में सभी लोग वहां पर गए थे। वही बरखा भी रचना के साथ जाती है। बाकी घर पर दादाजी और ब्रिजेश जी रहते हैं। वही आरू अधिराज की गाड़ी में जैसे ही बैठने को जाती है वैसे ही अधिराज अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। ये देख आरू मुंह फुला देती है। तभी वैभव उसे देखते हुए बोलता है, वह सभी लोग वहां पर आ जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना है या फिर। वह इतना ही बोलता है तभी आरू बरखा का हाथ खींचते हुए बोलती है, मैं तो प्रियू के साथ जा रही हूँ और चाची के साथ। ये बोल वह पूजा की गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। वही वैभव के साथ रचना जी अमित जी निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पीछे कई सारी बॉडीगार्ड की गाड़ियां चल देती है। सभी अपने बैग सामान रख दूसरी गाड़ी में सभी लोग निकल जाते हैं। पर वही पीछे कोई था जो किसी को कॉल लगा बोलता है, बॉस वह सभी लोग चल दिए हैं। ये सुन उधर से कुछ कहा जाता है। लंबा रास्ता था, लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता था और यह काफी जंगल से होते हुए जा रहा था और काफी ज्यादा एक्साइटेड थी यह सब देखकर। हालांकि प्रीता श्रुति प्रियू के लिए भी नया था। पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे सभी को वहां पर शाम हो जाती है, क्योंकि घर से निकलते ही सभी लोगों को काफी लेट हो गई थी। इसलिए इस पूजा को दूसरे दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ कुछ ही लोग जाने वाले थे। पर पूरा घर ही प्लान बन चुका था। सभी की गाड़ी वहां पर रुकती है। आरू प्रियांशु सभी बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा देख उन सभी का मुंह खुला खुला रह जाता है। सामने बेहद खूबसूरत सा बड़ा सा किला था। किला देखने में काफी बड़ा था पर काफी पुराना लग रहा था और वह एक बड़े से नदी की तट बहुत लंबे चौड़े एरिया में बना हुआ था। वहां पर एकदम सुनसान तरह से था। हालांकि इस एरिया में आते हुए छोटे छोटे गांव भी थे जो लोग रहते थे। आरू सामने देखकर बोलती है, ओ तेरे की, यह तो हमें लग रहा है कि हम किसी भूतिया महल में आ गए हैं। आए। ये सुन प्रियांशु आरू के कान में धीरे से बोलता है, धीरे बोलिए, सच में भूतिया महल है। ये सुन आरू प्रियांशु को देखती है जिसकी आंखें थोड़ी सीरियस थी। ये देख आरू एक पल के लिए डर सी जाती है। तभी पूजा उसे देखते हुए बोलती है, चलो बच्चों सभी अपने अपने सामान को लेकर अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि प्लान आने से पहले ही यह हो चुका था। इस सभी 3 से 4 दिन की लगभग यहाँ रहने वाले हैं। अंदर सभी जाते हैं तो अंदर का माहौल तो कुछ अलग ही बता रहा था। अंदर हर चीज यूनिक नए तरीके से उसे संभाला गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ की हमेशा सफाई होती है। तभी वहां पर राधिका जी बोलती है, वहां पर जो पहले से ही गांव के ही जो सफाई करते थे हरी काका सभी को सबका अपना अपना कमरा दिखाते हैं। सभी अपने अपने पसंद से एक एक कमरे में घुस जाते हैं। तभी उन्हें एक कमरा खुला दिखता है जो किसी राजसादी से कम नहीं था। ये देख श्रुति बोलती है, मैं तो इस कमरे में रहने वाली हूँ। तभी काका उसे रोकते हुए बोलते हैं, बिटिया ये बड़े बाबा का कमरा है। ये सुन श्रुति अजीब नजरों से देखते हुए बोली, बड़े साहब ये कौन है। तभी पूजा भी जो ऊपर ही बच्चों को कमरा दिखाने के लिए आ रही थी वह बोलती है, बड़े मतलब यह आपके बड़े भाई साहब का कमरा है। ये सुन आरू का चेहरा चमक जाता है और वह बोलती है, इसका मतलब कि मेरा कमरा है। ये सुन पूजा हाँ में सिर हिलाती है। वही वह काका जो केयरटेकर थे, उनका नाम हरिप्रसाद था, वह अचंभित होकर आरू को देखते हैं जो अंदर धड़ाधड़ आते हुए घुस गई थी। ये देख पूजा बोलती है, काका यह उनकी पत्नी है। ये सुन हरिप्रसाद मुस्कुरा देता है और बोलता है, बड़ी प्यारी बच्ची है। ये सुन पूजा वहां में से हिलती है। वही उसी के बगल में अर्चना का भी कमरा दिखाया जाता है। एपिसोड 107, तेरी इस जिस्म की खुशबू में अलग ही नशा है। अर्चना को आरू का जवाब। अब तक ब्रिजगढ़ काल्पनिक नाम, ये वह जगह थी जहां पर पूरी राजावत परिवार अभी गई हुई थी। पूरा एरिया काफी जंगल से होते हुए था, जहां छोटे छोटे गांव के निवासी रहते थे। पर अब गांव के साथ साथ वहां पर भी काफी विकास हो चुका था।
कुछ दूरी पर ही हाईवे से होते हुए वहां पर काफी अच्छी मार्केट भी थी, जो वहां के एरिया को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता था। कई सारे माल, कई सिनेमा घर, हर चीज वहां पर मौजूद था। पर यह किला बिल्कुल अभी भी एक गांव में ही था। गांव के छोटे छोटे घरों के अलावा ये किला किसी राजा की तरह लगता था। अब था भी यह राजावत का। इस समय सभी लोग वहां पर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। शाम के समय ही वहां पर गांव की कुछ औरतें, जो इन लोगों के आने की वजह से वहां पर पहुंचती है, जिसमें से राधिका जी वहां के पुराने केयरटेकर हरिप्रसाद को और उनकी पत्नी और बच्चे को वहां पर रुकने को कहती है, ताकि वह सभी की हेल्प कर सके, क्योंकि यहाँ का अंदाजा किसी को नहीं था। वही किचन में इस समय वहां पर सभी लोग मौजूद थे। हालांकि गैस भी था, सारी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी थी, पर यहाँ पर सब कुछ नीचे बैठकर बनाना था। किचन इतना बड़ा था जैसे कोई हॉल हो। सभी सामान हरिप्रसाद और उनकी बेटी सिया सामान लाकर रखती है। सिया को देख आरू और उसके यार वहां बैठे हरिप्रसाद जी की वाइफ से न जाने कितनी देर से बातें किए जा रही थी। यहाँ के गांव के बारे में वह जितना ही बताती उतना ही यह सभी एक साइड होती। तभी सिया को देख आरू बड़े प्यार से बोलती है, हेलो, कौन हो तुम बहुत प्यारी लगती हो। ये सुन सिया शर्मा सी जाती है और बोलती है, हमें भी पता कि हम बहुत प्यारे हैं। ये बोल मासूम बच्चे की तरह अपना चेहरा बना लेती है। ये सुन आरू उसे देख अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलती है, और मुझे भी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत प्यारी हूँ। ये सुन पीछे से श्रुति बोलती है, प्यारी नहीं, तुझे सब चालू बोलते हैं लोमड़ी। ये सुन आरू उसे घूरती है। तभी सिया भी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, मुझे भी आप बहुत प्यारी लग रही हो। वह दोनों ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई 2-6 साल का बच्चा हो। सिया की उम्र 21 साल थी, पर देखने में बिल्कुल भी नहीं लगती थी कि वह 21 साल की भी लड़की है। वही हरिप्रसाद की बीवी, जिनका नाम रानी था, वह मुस्कुराकर सब देख रही थी। आरू बड़ी सी मुस्कुराहट से बोलती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सुन सिया हाँ में सिर हिलाती है। ये सुन आरू उसका हाथ पकड़कर उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तो फिर चलो, हमें कुछ यहाँ के बारे में बताओ और यह पूरा महल घुमाओ। ये बोल उसे खींचते हुए लेकर चली जाती है। वही उसके जाते ही सभी के सभी वहां से निकल जाते हैं। वही पूजा ये सब देख अपना सिर पीट लेती है। तभी रानी बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है, जिस घर में जाएगी वहां खुशियां ही बिखेर देगी। ये सुन पूजा मुस्कुराते हुए बोलती है, जाएगी नहीं, रानी जा चुकी है। ये सुन रानी उन्हें देखने लगती है और पूछती है, मतलब? ये सुन पूजा मुस्कुराते हुए, इन्हीं की कल पूजा है कुल देवता मंदिर में। ये सुनते ही सभी रानी हैरान होकर बोली, मतलब? ये बोल वह उन्हें आश्चर्य से देखती है तो पूजा हंसते हुए, हाँ, यह अधिराज की पत्नी है। ये सुनते ही रानी अपने मुंह पर हाथ रख थोड़ी धीरे से बोलती है, अधिराज बाबा, यह उनकी पत्नी है, पर इन दोनों में तो काफी उम्र का अंतर है। ये तो भी बच्ची है और वह इतने बड़े, और ऊपर से हमने सुना है काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। यहाँ पर भी जब एक बार आए थे तो किसी से बातें नहीं करते थे। ये सुन पूजा मुस्कुराते हुए, हाँ, आपको पता है ना, पत्नियां अच्छे अच्छे को सुधार देती है, तो आरू भी एक ना एक दिन उन्हें सुधार देगी। यह सुन रानी मुस्कुरा देती है। वही सभी हाल में बैठे हुए थे। तभी श्रुति, आरू और सिया हंसते हुए चारों तरफ महल में घूम रही थी और वह बाहर निकलने की होती है। तभी उन्हें राधिका की आवाज आती है, कहाँ जा रही है आप? ये सुनते ही उन सभी के कदम रुक जाते हैं और आरू पीछे देखती है तो राधिका बोलती है, ये रात का समय है, कोई घूमने का समय नहीं, और नहीं आप लोगों का शहर है, ये गांव है, चुपचाप घर में रहिए, जहां भी जाना होगा कल की पूजा के बाद। ये सुन आरू कुछ बोलने को होती है। तभी बरखा उसे आंखें दिखाती है। ये देख आरू मुंह बना देती है और कुछ नहीं बोलती। फिर सिया को पकड़ बोलती है, चलो तुम मेरे कमरे में चलो। तभी सिया मुस्कुराते हुए हाँ ये बोल उसके साथ ऊपर चली जाती है। तभी आरू जैसे ही अपने कमरे में जाने को होती है, सिया रुक जाती है और बोलती है, ये कमरा? ये सुन आरू बोली, चलो मैं यही रुकी हूँ। वही सिया दूर हटते हुए बोलती है, ना बाबा, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगी, इस कमरे में ये जिसका कैमरा है वह बहुत खतरनाक है। ये बोल भाग जाती है। ये देख आरू खुद से ही कहती है, मेरे पति तो इतने स्वीट है, उनसे सब क्यों डरते हैं? अब इन मोहतरमा को कोई याद दिलाए कि सबसे बड़ी डरपोक उस देवल से यही थी जो आज उन पर धौंस जमाती है। पर कहते हैं ना, पत्नी अच्छे अच्छे लोगों से डरना भूल जाती है। यही हाल हमारे आरू का था। कुछ घंटे बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में जाते हैं। डाइनिंग एरिया, यहाँ पर कोई टेबल कुर्सी नहीं था, चारों तरफ चटाइयां बिछाई गई थी, नीचे बैठकर सभी को खाना खाना था। एक साइड घर के सारे मर्द लोग बैठे थे तो दूसरी तरफ घर की लेडीज। वैभव खाना खाते हुए बोलता है, वाह क्या टेस्ट है काकी, मानना पड़ेगा क्या खाना बनाती है। तभी प्रियांशु बोलता है, ये बात तो आपने सही कहा भाई, इतना अच्छा बाटी चोखा हमारे घर में भी नहीं बनता। ये बोल अजीब सा मुंह बनाता है। उसकी बातें सुन वहां पर सभी उसे घूरने लगते हैं, पर प्रियांशु को कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। तभी रानी मुस्कुराते हुए बोलती है, यहाँ पर आप गलत है बेटा जी, लगता है आपने अपनी मासा के हाथ का खाना नहीं खाया। हमने तो ये सारी देसी विदेशी हर चीज उन्हीं से सीखी है, उनके हाथ का खाना शायद मेरे हाथ का खाना भी ना पाए। ये सुन प्रियांशु बड़बड़ाता है, उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत मिलेगा तब तो हमें खिलाएंगी। बात को बढ़ता देख वहां पर पूजा बोलती है, अब चुपचाप खाना खाओ, खाना खाते समय ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तभी अजीत जी प्रियांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा जी खाने पर कंसंट्रेट करिए। वही आरू जो सबकी बातें सुन रही थी, सभी के शांत होते ही वह बोलती है, तो सासू मैं आप कब अपने हाथों को खाना बनाकर खिला रही है? उसकी यह बात सुनते ही अजीत के मुंह से खाना ही बाहर आने को हो जाता है और वह खांसने लगता है। पूजा उसे पानी देती है। तभी कोई कुछ बोलता है, उससे पहले ही शिल्पा बोलती है, पहले तुम खुद तो बनाना सीख लो, फिर अपनी सास के हाथ का खाना। तभी अर्चना बोलती है, बुआ जिसे ढंग का कपड़ा पहनना आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, खाना तो बनाना दूर की बात है।
आय उसकी यह बात सुन आरू अर्चना को देख बोलती है, अर्चना दीदी किसी को देखकर उसके अंदर की खूबी नहीं जाना जाता है। वह क्या है ना, कभी कभी जो इंसान देखने में होता है उसके अंदर जस्ट उलट होता है। जैसे ऊपर से देखने में बहुत सीधी सादी मासूम और अंदर से बिल्कुल काली चुड़ैल। उसकी यह बात सुनते ही अर्चना के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी आरू दांत दिखाते हुए, जैसे मैं दिखने में भोली भाली पर मैं अंदर से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। उसकी यह बात सुनते ही वैभव के चेहरे पर अर्चना को देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, जो मुस्कुराहट अर्चना भी देख चुकी थी, और वह वहां से उठते हुए बोलती है, मेरा खाना हो गया। ये बोल वह अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी शिल्पा भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग अपना खाना खा अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि रात के 9 बजे बज चुके थे और गांव में लोग जल्दी ही सो जाते थे। हालांकि यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। गांव से 2 लोग आए थे जो घर की सारी बर्तन साफ करने वाली थी, क्योंकि इतने लोगों का अकेली रानी क्या ही करती। वही जाते जाते आरू सिया को देख बोलती है, सिया हम कल मिलते हैं, कि अब तुम अपने कमरे में आराम करो। सिया हाँ में सिर हिला वही नीचे एक तरफ बने कमरे में चली जाती है। वही आरू अपने कमरे में जाने लगती है। अचानक उसे प्रियांशु की बात याद आती है, तो वह श्रुति का हाथ पकड़ लेती है। तो श्रुति बोलती है, क्या हुआ, मुझे क्यों पकड़ रही है। ये सुन आरू बोलती है, चल मेरे साथ। यह कह वह उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर चली जाती है। श्रुति मना करती रह जाती है, पर वह उसे नहीं छोड़ता। वही प्रीता नागवारी में सर हिला बरखा के साथ एक कमरे में चली जाती है। लगभग रात के 3 बजे एक गाड़ी वहां पर रुकती है। गाड़ी रुकते ही बाहर वाले बरामदे में जो कंबल और हरि प्रसाद सोया हुआ था वह उठकर खड़ा होता है, तो सामने शख्स को देख बोलता है, बड़े साहब आप। वही अधिराज उसमें से बाहर निकलता है। उसके साथ इस समय एक शख्स और होता है, वह कोई और नहीं प्रीतम होता है। दोनों ही अंदर आते हैं। तभी हरि झुककर कुछ कहता, तभी अधिराज उनके कंधे पर हाथ रख वहां से चला जाता है। हरिप्रसाद मुस्कुरा देते हैं। वही प्रीतम हरि को देखते हुए, काकू हम आपसे सुबह बात करते हैं। वह क्या है, काफी नींद आ रही है, आप हमें हमारा कमरा दिखा दीजिए। ये सुन हरिप्रसाद बोलते हैं, हमने आपका कमरा पहले तैयार कर दिया है। ये सुन प्रीतम बोलता है, नीचे से दूसरा। ये सुन हरिप्रसाद हमें सिर हिलाते हैं, तो वह मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वही अधिराज सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में जाता है। वही बाहर एक गाड़ी और रुकती है। गाड़ी रुकते ही उसमें से एक शख्स और बाहर निकलता है। उसको देखते ही एक पल के लिए हरिप्रसाद के अंदर थोड़ी अजीब से भाव हो जाते हैं। हरिप्रसाद उस इंसान को हल्की नम आंखों से देखता है। वह इंसान हरिप्रसाद को देख वहां से अंदर चला जाता है। वही अधिराज जब अपने कमरे पहुंचता है तो वहां पर श्रुति और आरू को एक दूसरे को जकड़े हुए सोते हुए देखता है। तो ये देख वह अपने सर को दबाता है और अपनी टाई खोलते हुए वह अपने एक हाथ से किसी को फोन कर मैसेज करता है। लगभग 1 मिनट बाद ही रक्षक अंदर आता है, तो वह उसे देख कुछ इशारा करता है। वह इंसान जाकर श्रुति को खींचकर अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है और उसे वही बगल में प्रीता के कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। लेटा कर वह जैसे ही जाने को होता है वैसे ही श्रुति उसके शर्ट को जकड़ी होती है। वह इंसान श्रुति को बेहद नजदीक से देखने लगता है। गोरा बेदाग चेहरा, छोटी सी नाक, बेहद प्यारे होंठ जो किसी को भी आकर्षित कर दे, बाल हल्के हल्के घुंघराले, देखने में बला की खूबसूरती। वह उसके चेहरे में खोया ही था। तभी कुछ सोच अपना चेहरा झटक उसके हाथ को छुड़ा उसे कंबल से ओढ़ा वहां से निकल जाता है। वही अधिराज अपने शर्ट को 2-3 बटन खोल खुद को कुछ रिलैक्स करता है। वही आरू को देखता है जो बिना कंबल के ही खुद ठिठुरते हुए सोई हुई थी। उसकी आदत थी, उसकी कंबल हमेशा उस पर से खिसक जाती थी। वही अधिराज उसे कंबल ओढ़ा अपने कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वह उसके पास जाकर उसे बेहद नजदीक से देखने लगता है और देखते हुए बोलता है, तुझे ना देखूं तो तड़पता है दिल, तेरे इन लबों को ना छूं तो बेचैन हो जाता है ये दिल, तुझे अपने आगोश ना लूं तो कुछ खाली सा लगता है, तेरे ये जिस्म की खुशबू एक सुकून सा है, ये तेरे जिस्म की खुशबू में ऐसा नशा है, इसके अलावा कोई दूसरा नशा ही नहीं चढ़ता। ये बोलते वक्त वह उसे बेहद सरगोशी से देख रहा था। वह उसके करीब जा उसके कमर में एक हाथ डाल एक हाथ से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोलता है, तुझे पाना चाहता हूं पर डर लगता है कि कहीं तुम बिखर ना जाओ, तेरे जिस्म को अपना बनाना चाहता हूं पर कहीं टूट न जाओ, ये दिल बगावत करता है तेरे इस जिस्म को जो चाहता है। ये सब बोलते हुए ही उसकी नजर आरू के पतले पर बेधे गोरे सुंदर गर्दन पर जाता है और उसमें अपना चेहरा छुपा उसे स्मेल करने लगता है। स्मेल के साथ साथ वह अपने होठों को भी चलाने लगता है। धीरे धीरे वह उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। उसके गर्दन को अपने होठों चलाते हुए वह उसे लिक करने लगता है। उसका ऐसा करना नींद में ही आरू को एक गुदगुदी सा होने लगता है और वह इधर उधर होने लगती है, पर अधिराज ने उसे बेहद जोर के साथ जकड़ा हुआ था। नींद में ही एक अजीब सी मदहोशी छाने लगती है। वह अपने हाथ अधीरा के गर्दन में लपेट लेती है। वही अधिराज अब धीरे धीरे बहकता चला जाता है। वह उसके गर्दन को लिक करते हुए वह उसकी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और उसके उस शरीर के बनावट को देख उसकी आंखों में एक अलग ही दिजाए उमड़ने लगती है। आरू ने इस समय एक पिंक कलर की इन कपड़ा पहनी हुई थी, जिससे उसकी बॉडी के कुछ भाग ऐसी विजिबल हो रहे थे, जिसकी वजह से अधिराज को वो दिन का याद आता है जब कार में आरू ने अपने ऊपर के कपड़े को फेंक दिया था। ये याद आते हैं अधिराज बिना कोई वक्त गवाए उसके ऊपर से दिख रहे क्लीवेज पर अपने होंठ रख उसे शक करने लगता है। किस करते हुए उसके गर्दन को चुमने लगता है। धीरे धीरे वह उसके कंधे से उसकी डोरी भी गिरा देता है। वह उसके पूरे ऊपर के बॉडी से होते हुए उसके गर्दन से ऊपर जाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वही आरू उसके ऐसा करने से अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी अधिराज उसके छटपटाने से वह कुछ होश में आता है और वह आरू के होठों को छोड़ उसके पूरे चेहरे को देखने लगता है। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह उसकी छाती के पास अपने दांत जोर से गड़ा देता है।
उसके ऐसे बाइट करने से आरू की चीख निकल जाती है। तो अधिराज कंबल में खुद को और आरू को लपेट गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ प्रीतम उसकी कमरे में जाता है जहां वह अधिराज के साथ कई बार आया था। उस कमरे में जाता है तो लाइट्स की जगह पर एक मोमबत्ती जल रही थी, पर वह मोमबत्ती नकली थी क्योंकि वह एक लाइट थी। प्रीतम अपने शर्ट बटन कुछ खोल वह बिस्तर पर लेट जाता है और कंबल ओढ़ लेता है, पर इस बात से अनजान कि उसी के बिस्तर पर कोई और भी सोया था। पर प्रीतम ज्यादा थके होने के कारण बिना ज्यादा ध्यान दिए वह सो जाता है। एपिसोड 108 अर्चना की घटिया चाल, आरू हुई हर अनजान शख्स की एंट्री। अगली सुबह के 5 बजे बज रहे थे। वही आरू अपनी आंखें खोलती है। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट, गाय की आवाज, हर चीजों की आवाज आ रही थी, जो किसी धुन से कम नहीं थी। गांव में ऐसा ही होता है। शहर में गाड़ियों के अलावा ये सब कहाँ सुनने को मिलता है। गाड़ियों की शोर जो सुनने में किसी को भी अच्छी नहीं लगती, वह अपने दरवाजे बंद कर या शहर से दूर घर बनाना चाहते हैं। पर गांव में एक अलग ही माहौल होता है। आज आरू की पहली बार खुद से नींद खुलती है तो वह एक बार चारों तरफ देखती है। फिर उसे याद आता है तो वह खुद से कहती है, ये श्रुति इतनी भारी क्यों हो गई। वह अपना सिर नीचे करती है तो अधिराज को देख वह थोड़ी शौकर हो जाती है। वह कुछ बोलने को होती है तभी उसे अधिराज की भी आंखें खुल जाती है। अधिराज जाग आरू को सोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अधिराज आंखें खोल उठने को होता है तभी उसकी नजर आरू चेहरे पर पड़ती है। आरू के चेहरे के एक्सप्रेशन देख उसके चेहरे पर टेढ़ी सी स्माइल आ जाती है। आरू सोने की नाटक कर रही थी, ये देख अधिराज उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए उसके गर्दन तक ले जाता है। ये सब होते हुए आरू महसूस करते ही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अधिराज उसके गर्दन से होते हुए वह अपने हाथ को नीचे आते हुए उसके दिख रहे उभरी भागों पर भी अपनी उंगली फेरने लगता है। यह महसूस करते ही आरू से हंसी जाती है। तभी वह झटके में आंखें खोलती है तो उसकी नजरें अधिराज की नजर से जा मिलती है। आरू को खुद को देखते देख अधिराज भी उसकी आंखों में देखने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे। अधिराज की आंखों में एक अलग ही नशा था जिसे देख कोई भी खो सकता था। बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी चेहरे पर बेद, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए, गोरा रंग, एक अलग ही स्मार्टनेस थी उसके चेहरे में जो कोई भी उसकी तरफ खींचा चले आए। तो आरू कैसे इस चीज से दूर रह सकती थी। वह भी लगातार उसकी आंखों में देखी जा रही थी। वही आरू नींद से जागी हुई किसी प्यारी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसकी वह नीली आंखें जो उसके चेहरे की सुंदरता और आकर्षण दोनों ही बढ़ा रही थी। वह नीली आंखें जो किसी को भी अपने में सम्मोहित कर ले। आज शायद ऐसा पहली बार था जब दोनों एक दूसरे की आंख में देख रहे थे। एक अलग ही फीलिंग थी। तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है तो आरू झट से अपने होश में आती है। ये सुनते ही उठकर बैठकर भागते हुए बोलती है, अरे ये तो मेरी प्यारी सी दोस्त सिया का आवाज है, क्या हुआ उसे। यह बोल वह गिरते पड़ते डोर तक भागती ही है। तभी अधिराज की उसे गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, वहीं रुको। उसकी आवाज सुन आरू रुक जाती है। तभी अधिराज गुस्से में उसे देखते हुए दांत पीसते हुए बोलता है, क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हें कोई बातें नहीं समझ आती। आरू उसे नासमझी में देखती है। पहले एक बार खुद को देख लिया करो। उसके ऐसा कहते ही आरू खुद को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपने शरीर पर हाथ रख लेती है। वह इस समय इन कपड़ों में ही थी। तभी अधिराज उसकी तरफ कदम बढ़ाता ही है कि वह दौड़कर बाथरूम में भाग जाती है। ये देख अधिराज एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल छत की रेलिंग से आंगन में देखने लगता है, जहां पर उस आवाज को सुन लगभग सभी लोग बाहर आ चुके थे। वही प्रीतम के कमरे में प्रीतम जो नींद के आगोश में सुकून से सोया हुआ था, तभी अचानक किसी की आवाज सुन वह अपनी आंखें खोल उठकर बैठ जाता है। बगल में सिया उसे घुरे जा रही थी और फिर जोर से चिल्लाकर रोते हुए वह जाकर अपनी मां के गले लग जाती है। तभी रानी बोलती है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। तभी उस रूम से प्रीतम भी निकलता है, कोई कुछ समझा पता। तभी सिया उसे देख बोलती है, मां मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। यह इंसान मेरे साथ था मां, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। ये सब बोलते हुए वह रोए जा रही थी। उसकी बात सुन प्रीतम एक बार अपना सर झटकता है और एक बार विश्वास करने के लिए खुद को देखता है जो वह खुद पूरे कपड़ा पहना रहता है। तो वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, बेवकूफ लड़की, यह बोल एक कदम आगे बढ़ता है। तभी सिया और भी ज्यादा रानी के पीछे छुप जाती है। तभी राधिका भी वहां पर आती है तो प्रीतम से पूछती है कि प्रीतम क्या हुआ है। ये सुन प्रीतम उन्हें देखते हुए बोला, मॉम मैं तो हमेशा यहाँ पर ही आकर सोता था, मैं अपने कमरे में सोया था, अचानक ये लड़की सुबह चिल्लाई, मैंने देखा ये बगल में सोई है और सारी बातें सब उनको बता देता है। वही रानी एक बार खुद की बेटी को देखती है जो कहीं से भी ना उसके शरीर पर कोई निशान था ना कुछ। ये सब देखते हुए वह माफी मांगते हुए बोलती है, बेटा मुझे माफ करना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यह लड़की इस रूम में सोने गई है। ये सुन प्रीतम सिया को घूरते हुए बोलता है जो चोरी चोरी आंखों से उसे देख रही थी। वह बोलता है, काकी जरा इसे समझाए, सही और गलत में फर्क, बेवजह किसी को भी डंडा पड़वा सकती है। वही ऊपर से अधिराज ये सब देखते हुए चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। वही नीचे राधिका रानी को देखते हुए, रानी सारी तैयारी हो चली है। ये सुन रानी हाँ में सिर हिलाती है। तभी राधिका बोलती है, आप सभी तैयार हो जाए, कुछ देर में चलना है। और फिर पूजा को देखते हुए, पूजा आप आरू को देख लीजिए। ये सुन पूजा हाँ में सर हिलाती है और वही आंगन में रखे एक थाल को उठाकर वहां ऊपर की तरफ चली जाती है। वही आरू अब तक नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आ गई थी और अपने बैग में ढूंढ रही थी कि वह क्या पहने। तभी दरवाजा खोलकर पूजा अंदर जाती है। अधिराज पूजा को आते देख वह उसी रास्ते से पीछे की तरफ जा चुका था। पूजा उसे देख पहले ही बता चुकी होती है कि वह भी तैयार होकर जल्दी ही आ जाए। पूजा अंदर जाती है तो आरू को देखते हुए वह बोलती है, आप कुछ मत ढूंढिए, हमने आपके लिए कपड़ा लाया है। ये सुन आरू मुस्कुरा देती है।
थोड़ी देर बाद बाहर से कई लोग आते हैं और घर में बने प्रसाद और सामान को लेकर बाहर की तरफ जा रहे थे। वहीं हर कोई तैयार होकर आ गया था। प्रियांशु, वैभव, सभी लोगों ने आज कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तभी शिल्पा बोलती है, वैसे तो हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहनती है, न जाने कितनी देर लगा रही है, और यह पूजा भी हर जगह अपनी फैशन डिजाइनर शुरू कर देती है। वह ये कहती है कि तभी उन्हें सीढ़ियों से आती हुई नजर आरू पर पड़ती है, जो बड़ी मुश्किल से अपनी साड़ी को संभालते हुए नीचे उतर रही थी। आरू ने आज पिंक कलर की काफी हवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी हुई थी। मांग में भरी हुई सिंदूर, बालों का जुड़ाव और उस पर गजरा लगाए हुए, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, पैरों में लगी हुई अलता देखने में आज आरू काफी मैच्योर और सच में एक राज करने की बहू लग रही थी। रचना तो उसे देखते ही रह जाती है। तभी विक्रम राधिका को देखते हुए बोलता है, जब आप भी पूजा करने गई थी तो आप भी ऐसे ही बिल्कुल तैयार हुई थी, और आज आरू को देखकर लगता है जैसे मैं आपको ही देख रहा हूँ। ये सोच राधिका उन्हें देख मुस्कुरा देती है। वही आरू के चलने का तरीका देख अर्चना बोलती है, जब यह एक साड़ी नहीं संभाल पा रही है तो यह बाकी की रस्में कैसे करेगी। आरू उन सभी के बीच में आती है। तभी राधिका उसके पास जाती है और उसके पल्लू को उसके सिर पर नाक तक रखते हुए बोलती है, ये हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ हमारा गांव है, यहाँ से हम होते हुए अपने शहर की तरफ गए थे, यहाँ की आप नई पीढ़ी की बड़ी बहुरानी है, कुछ मान सम्मान है, उम्मीद करेंगे आप इस मान सम्मान को कायम रखेगी। आरू तो उन्हें ही देखे जा रही थी। राधिका उसके सिर पर पल्लू रख दूसरी तरफ हाथ करती है तो रानी उनके हाथ में एक कलश देती है। राधिका उस भरे कलश को आरू के सर पर रखते हुए बोलती है, आपको ये पूरे मंदिर तक ले जाना है, ये बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। ये सब सुनकर तो आरू का मुंह रोने जैसा बन गया था। वही रचना को अपनी बेटी की हालत देख थोड़ी सी तरस आ रही थी। तभी श्रुति, प्रीता, सिया भी सभी के सभी तैयार होकर आ जाते हैं। प्रियांशु आरू के पास जाते हुए बोलता है, चलो हम सभी हैं ना, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। ये सुन आरू मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं और राधिका वैभव को कुछ इशारा कर वहां से निकल जाती है। रास्ते में लगभग सभी को पता चल गया था कि आज इस हवेली की बड़ी बहुरानी का पूजा है और बड़े बेटे की शादी हो गई है। ये सुन सभी लोग देखने की इच्छुक हो गए थे। हालांकि आरू के नाक तक उसकी साड़ी पल्लू ढकी हुई थी तो उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे की खूबसूरती को कुछ दिख रहे भागों से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। आरू बड़ी मुश्किल से अपनी साड़ी को संभालते हुए सर पर रखे कलश को पकड़े जा रही थी। अब तो लगभग उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि 10 मिनट हो गया था चलते हुए, पर अभी तक मंजिल दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वही सभी लोगों की नजर उसी पर थी। तभी अचानक उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है, आरू को चुभ जाता है, पर आरू उस दर्द को खुद में ही समेट लेती है। थोड़ी देर वह आगे चलती है, तभी उसे फिर से कुछ चुभता है। अब तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह डगमगने लगती है। वही अर्चना के चेहरे पर एक बेहद ही तिरछी स्माइल थे। तभी थोड़ा और आगे चलती की और अपना पैर उस नुकीली चीज पर रखती, तभी अचानक उसके पैरों के नीचे किसी की हाथ आ जाती है। ये देखते ही सभी लोग वहां रुक जाते हैं। तभी रचना की और राधिका की भी नजर नीचे आरू के पैरों से बह रही खून के ऊपर जाती है। वही आरू उस इंसान को देख उसके आंखों से आंसू बह उस इंसान के हाथों पर गिर जाती है, जिससे उसके हाथों की मुठिया कस जाती है। तभी आरू अपना पैर आगे बढ़ाती कि वह इंसान जो कोई और नहीं अधिराज था, वह उसे अपनी गोद में ब्राइडल तरह से उठा लेता है। वही अगल बगल जो गांव की औरतें जुट चुकी थी, वह आपस में ही खुसूर फुसूर करने लगती है। कोई कहता, देखो कितनी सुंदर बहू रानी है, उसके बावजूद उसके पैरों में चुभा, पर फिर भी उसने अपने कलश को नहीं गिराया। तभी दूसरी बोली, अरे सुना है शहरी लोग तो थोड़ी सी भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही अर्चना के गुस्से की सीमा पार होने लगती है। अर्चना खुद से बोलती है, बहुत हो गया, बहुत शांत हो गई, पर अब नहीं, अब मुझे मेरा हक चाहिए। ये बोल नफरत से आरू और अधिराज को देखने लगती है। वहीं कुछ देर बाद पहाड़ियों से होते हुए वह एक ऊंची और काफी विशाल मंदिर के पास जाते हैं, जहां पर एक शिवजी की मूर्ति एक नृत्यांगना की तरह बनी हुई थी। बेहद ही खूबसूरत मूर्ति देखने से ही लग रही थी कि काफी पुरानी पहले की यह मूर्ति यहाँ पर होगी। वहां पर जाते ही वहां पर सारी तैयारी की गई थी। वहां पर लगभग 7 पंडित कुंड के आसपास बैठे हुए थे। वहां पर अधिराज और जैसे ही लोग जाते हैं और राधिका विक्रम को देख सभी सर झुकाते हैं। तभी राधिका पंडित जी को इशारा करती है पूजा करने को। वही अधिराज, जो अब तक चलते हुए ही आरू के पैर से वह नुकीली चीज निकाल चुका था, वह पहले वहां पर बैठता है और अपने जेब से रुमाल लेकर उसके पैरों में बांधता है, फिर हाथ धूल दोनों ही वहां पर रखे छोटी छोटी तख्तों पर बैठ जाते हैं। वही यह सब रचना और अमित दोनों ही देख रहे थे। आज रचना के दिल में एक सुकून था कि उसके बेटी को एक केयर करने वाला हस्बैंड मिला है, क्योंकि उन्हें अधिराज की आंखों में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं दिख रहा था आरू के प्रति। उसके बाद पूजा का आरंभ शुरू होता है। सभी वहां पर बैठ जाते हैं। गांव के लगभग बहुत लोग जुट चुके थे। वही पूजा का आवाज उस खाली पहाड़ों के पूरे एरिया में ही गूंज रही थी। पूजा लगभग 2 घंटे चलती है। जैसे जैसे पंडित जी कहते जा रहे थे, वैसे वैसे आरू और अधिराज करते जा रहे थे। गांव की लड़कियों की नजर तो अधिराज पर ही टिकी हुई थी। अधिराज कुर्ते या पजामे में, माथे पर तिलक, एक अलग ही उसका लुक बना रहा था। वही अर्चना गुस्से में तिलमिलाई हुई थी। तभी शिल्पा उसके पास जाते हुए बोलती है, अगर आज तूने अपने पल्लू में उसे बांधा होता तो आज इस लड़की की जगह तू होती। ये सुन अर्चना उन्हें देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, यदि मैं नहीं हूं पर आने वाले समय में हो तो सकती हूं ना। ये सुन शिल्पा एक नजर उसे देखती है तो अर्चना के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। थोड़ी देर बाद पूजा हो जाती है और आरती शुरू होती है। एक बड़ी सी दीपों से प्रज्वलित आरती की थाल लगाया जाता है। अधिराज और आरू उसे पकड़ पूजा करना शुरू करते हैं।
चारों तरफ इस समय अधिराज के बॉडीगार्ड लगे हुए थे। तभी वहां पर बाहर कई सारी गाड़ियां और रुकती है। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक इंसान सफेद रंग के कुर्ते पजामे में ही बाहर निकलता है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर मंदिर में जाता है। उसके पीछे कई लोग बंदूक लिए खड़े थे और उस इंसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। एपिसोड 109 रिश्ते में आप ससुर लगेंगे, शर्म आनी चाहिए, हर्षवर्धन आरो आमना सामना। अब आगे ऊपर कुल देवता के सामने आरती की जा रही थी। वहीं नीचे एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। उसके पीछे एक दो गाड़ियां और रुकती है और उसमें से बंदूक पकड़े कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं। वही बीच वाली गाड़ी से एक इंसान जिसने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वह सामने देख रहे भोलेनाथ को हाथ जोड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। वही उस इंसान के आने से सभी की नजर उस इंसान पर जाती है। उधर आरू और अधिराज दोनों ही आरती कर रहे थे। तभी वह इंसान जाकर उन दोनों के बगल में ही खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, हर हर महादेव। यह आवाज अधिराज के कानों में पड़ते ही है अधिराज की आंखें सख्त हो जाती है। भव्य आरती कुछ ही देर में खत्म होती है। चारों तरफ शंखनाद होने लगती है। तभी पंडित जी भी उस इंसान को बड़े ही आदर से बोलते हैं, आपका स्वागत है एमएलए साहब। बड़े ही दिनों बाद आपका यहाँ आना हुआ। एमएलए यानी कि हर्षवर्धन, जो इसी गांव से ताल्लुकात रखता है जहां से राजावत परिवार है। कहा जाता है कि जब दो उच्च वर्ग के लोग एक ही गांव में रहे तो एक अपना दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। शायद यही हाल हुआ है राजावत और हर्षवर्धन के परिवार के साथ, जिसमें राजावत परिवार तो ऊपर उठ गया पर हर्षवर्धन के परिवार को मुंह के बल की खानी पड़ी। शायद इसी वजह से दोनों की दुश्मनी की शुरुआत रही होगी या फिर वजह कुछ और है, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। पर आखिर हर्षवर्धन यहाँ पहुंचा कैसे, ये पूरे राजावत परिवार के मन के अंदर था। हर्षवर्धन पंडित जी के सवालों का जवाब देते हुए बोलता है, अब क्या करे पंडित जी, अब सेवा में ही इतनी लगन लग गया कि आने की फुर्सत ही नहीं मिली। वही हर्षवर्धन बड़े ही स्टाइल से अधिराज की तरफ मुड़ता है और अधिराज को देख बोलता है, अधिराज सिंह राजावत, सुना था आपकी शादी हो गई है। ये तो गलत बात है, हम इतने भी बुरे नहीं थे कि आप हमें अपनी शादी में बुला ना सके, या फिर आप इतने भी गरीब नहीं थे कि मेरी आवाभगत आप ना कर सके। ये बोल उसकी नजर घूंघट के आड़ में आरू पर ही टिकी थी। ये देख अधिराज का गुस्से में हाथ कांपने लगता है, पर वह आगे शिव जी को हाथ जोड़ते हुए एक कदम अपने जगह से पीछे लेते हुए बोलता है, स्वागत और आवाभगत के लिए भी कभी कभी इंसान के कर्म और औकात भी होनी चाहिए, और मेरे नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है एमएलए आई। वही गांव के लोग आपस में फिर से बातें करने लगते हैं। लगता है फिर से इन दोनों परिवार के बीच घमासान होगा। पर वही अधिराज की बात सुन हर्षवर्धन मक्कारी से हंसते हुए बोलता है, अच्छा पिछली बातें भूलिए, जो बीत गया सो बीत गया। बीता हुआ लेकर चलेंगे तो मन में खटास आएगी, तो चलिए शुरुआत आज से करते हैं। वैसे हमें मिलाएंगे नहीं अपनी पत्नी से। अधिराज कुछ बोलता तभी पीछे से राधिका की तेज और गुर्राती आवाज आती है, हर्षवर्धन रिश्ते में आप ससुर लगेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। इतने बड़े एमएलए होकर भी आपके अंदर रिश्तों के भाव नहीं समझ पाए, या फिर उन्हीं लोगों की तरह सियासत में होकर घटिया चाल चलते चलते हर चीजों में घटियापन गया है। एक ससुर होकर ऐसे समाज में खड़े होकर बहू को देखने की इच्छा कोई गिरा हुआ इंसान ही कर सकता है। उनकी यह बातें सुन और लोगों की रिएक्शन देख हर्षवर्धन के हाथों की मुठियां कस जाती है। हमने सुना था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और आज देख भी लिया। गुस्से और बेइज्जती की घुट पीकर हर्षवर्धन अधिराज को देखते हुए राधिका को जवाब देकर बोलता है, भाभी सा शहर में रहकर भी शायद आपकी सोच गांव की तरह ही छोटी रह गई। अरे आज का जमाना कौन किसको ससुर कौन किसको बहू समझ रहा है, सोच सोच की फर्क है। लोग तो बाप बेटी की तरह रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये बात करके कोई बहुत बड़ा गुनाह किया जिसकी दोषी आप मुझे ठहरा रही हैं। ये सब कहते हुए हर्षवर्धन की नजर तो घूंघट की आड़ से दिख रहे आरू के उन लाल सुर्ख होठों पर ही थी, फिर उसके होठों से होते हुए उसकी गर्दन, फिर उसकी बॉडी। उसे देखते हुए हर्षवर्धन आगे बढ़ते हुए बोलता है, नमस्ते जी। वह इतना ही बोलता है कि तभी एक शख्स उसके आगे चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। वह कोई और नहीं भैरवी था। भैरवी अपने एक हाथ से उसे धक्का देता है तो वह 2 कदम पीछे हो जाता है। उसके ऐसा करते ही हर्षवर्धन के आदमी उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। ये देख अधिराज बोलता है, तुम्हारे सारे कुत्तों गीदड़ों के लिए मेरा एक शेर ही काफी है। अगर चाहता नहीं है कि उनका और तेरा खून बहे तो यहाँ से निकल जा। ये सुन हर्षवर्धन अधिराज के पास आता है और उसके पास झुककर कमीनेपंती से बोलता है, डर लग रहा है। च डरना भी चाहिए, क्या पता तुम्हारी खूबसूरत सी बीवी जो अभी तुम्हारे पास है वह कब मेरी बाहों में हो। ये सुनते ही अधिराज अपने हाथों का मुक्का हर्षवर्धन के नाक पर एक जोर से वार करता है। उसके ऐसा करते ही उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी हर्षवर्धन गुस्से में उसके पास जाता है, तब तक उसके गाल पर एक जोर से चाटा लगता है। हर्षवर्धन का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वही सभी गांव के लोग अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही सभी लोग अब तक खड़े हो चुके थे। हर्षवर्धन अपना चेहरा ऊपर करता है तो उसके सामने कोई और नहीं आरू खड़ी थी, अधिराज सिंह राजावत की पत्नी। एक औरत से उसको थप्पड़ पड़ा, ये किसी भी मर्द को बर्दाश्त नहीं होगा, तो हर्षवर्धन कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ये होते ही वह अपना आपा खो देता है और वह गुस्से में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है तो आरू उसके हाथ को मोड़कर उसके पीठ पर लगाकर उसके पैर पर एक ऐसा वार करती है कि वह झुक जाता है। उसके ऐसा करते ही उसके मुंह से एक दर्द की चीख निकल जाता है। वही सारे उसके आदमी आरू के ऊपर बंदूक तान देते हैं, पर उसके ऐसा करते ही अधिराज के भी आदमी उन सारे आदमियों के ऊपर बंदूक दान देते हैं। यह एक जैसे युद्ध का मैदान हो गया था। आरू थोड़ा झुककर दांत पीसते हुए बोलती है, कौन है बे जो कब से इतना चपड़ चपड़ कर रहा है। मेरे कान में दर्द हो गए, साला गीदड़ धमकी देता है। अरे कुछ करने का हिम्मत रखता है तो करके दिखा, ये क्या कब से फालतू का डायलॉग बाजी मारता जा रहा है।
हम यहाँ सुबह से भूखे पड़े हैं और हमरा के चक्कर आ रहा है और तुम हमको और हमरे पति को रोककर यहाँ अपना ज्ञान का घोल पिला रहे हो। अरे कवन हमरे रिश्तेदार लगते हो, हम तो तुम्हारा को कभी नहीं देखे। आरू के ऐसे शब्दों और ऐसी बातें सुन सभी की आंखें बड़ी थी। वही राधिका के चेहरे पर एक मुस्कान। वही अधिराज आरू को ही देखे जा रहा था। आरू हर्षवर्धन के हाथ मरोड़ती है तो उसे एक तेज सा दर्द होने लगता है। तभी आरू उसके हाथों को और जोर से मरोड़ते हुए बोलती है, तुम्हारा को पता है हमरी चीज पर कौनो नजर डालते हैं ना तो हम ऊपर ओकरा के छोड़त नहीं, और तू तो हमरे पति पर चढ़े जा रहा है। अरे तू है कौन जो खामखा में अपनी दादागिरी दिखा रहा? जिसके लिए हम इतना तैयार हुए बैठे हैं उनको तो चुल मचा ही नहीं है कि वो हमरा को देखे, और तू साला हमारी सासू मैया के कहे अनुसार ससुर होकर तुझे बड़ा मेरा चेहरा देखने में बेताबी है। पहले हमरा की प्रसाद को तो खाकर बच लो, उसके बाद तुमको हम अपने चेहरे का दर्शन भी करवा देंगे, तब जब तू थोड़ा बोलने और उठने लायक रहेगा। ये कह वह उसके हाथों को एक और जोर से मरोड़ कर धकेल देती है। आरू का ऐसा रूप देख वहां पर कुछ लोग तो सहम से गए थे। वही रचना के मन में एक डर सा बैठ गया था। वह आरू को ऐसे इस इंसान से पंगा लेते देख उनके शरीर कांपने लगता है। उनको ऐसे होते देख अमित जी उन्हें पकड़ लेते हैं। वही वैभव आगे आते हुए बोलता है, अगर अपनी बची हुई इज्जत बचाना चाहते हो तो यहाँ से जाओ और आइंदा से अपनी यह घटिया हरकत कहीं और दिखाना। हर्षवर्धन की फूल बेइज्जती हो चुकी थी। वह तो यहाँ पर ये देखने आया था कि आखिर उसकी बीवी है कौन, और वह इन सभी की फंक्शन को खराब करने आया था। पर यहाँ उसी की पूरी तरह से बेइज्जती हो गई थी। एक एमएलए एक लड़की इतनी बुरी तरह से बेइज्जत कर दे, ये कितनी शर्म की बात थी। वह उठने को होता है पर उसके पैर और हाथ में एक मोच सा दर्द होता है। वह बड़ी मुश्किल से एक बॉडीगार्ड के सहारे उठकर खड़ा होता है और अपनी हाथ दिखाते हुए कहता है, इस बेइज्जती को भूलूंगा नहीं। हर्षवर्धन कभी भी कम किसी को नहीं देता। इस बेइज्जती को सूद समेत तुम्हें ज्यादा ही लौटा आऊंगा। ये बोलते हुए ही वह वहां से लंगड़ाते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद आरू अधिराज की तरफ मुड़ती है और उसके हाथ खींचते अपनी बत्तीशी दिखाते हुए बोलती है, मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया ना। ये सुन अधिराज बस अभी भी आरू को ही देखे जा रहा था। वही प्रियांशु बरखा के कंधे पर सर रखते हुए बोलता है, यार क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है? ये सच में मेरी आरू थी? यह इतनी ज्यादा गाली कैसे दे सकती है? माना कि यह अपने हाथ पैर चलाती है, पर गाली छी छी छी। ये सुनते ही बरखा दांत पीसते हुए बोली, बेवकूफ, उसको गाली नहीं बोलते हैं, उसे भोजपुरी बोलना बोलते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि उसे ढंग से भोजपुरी भी बोलने नहीं आती। ये कह वहां से चली जाती है। वही राधिका सारे लोगों को प्रसाद बांटने को बोलती है और दूसरे दिन शाम को सभी को अपने घर न्योता देती है खाना खाने को, और वहां से लोग जाने लगते हैं। वही रचना की आंखों में आंसू देख राधिका उसके पास आती है और बोलती है, हम आपका डर समझते हैं पर हम आपसे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, भोलेनाथ की कसम हम आपकी बेटी और अपनी बहू को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमें खुद की जान क्यों ना देनी पड़े। ये बोल वह शिवजी की तरफ मुड़ हाथ जोड़ आंखें बंद कर बोलती है, शायद इसीलिए आपने इनकी जोड़ी बनाई थी। आरू अधिराज के लिए एक रक्षा कवच है। आज ये बात मेरी नजरों में सिद्ध हो गई। उन्हें वो पल याद आता है जब हर्षवर्धन जानबूझकर अधिराज के गुस्से को भड़का रहा था। वह अच्छी से जानती थी कि यदि अधिराज अपने गुस्से का आपक होता तो आज किसी ना किसी की जान लेकर रहता, और हर्षवर्धन यही तो चाहता था। पर आरू ने बीच में आकर सारा माजरा ही पलट दिया, लोगों को देखने का नजरिया ही बदल दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया और किसी को पता ही नहीं चला। नादानी और मासूमियत में ही वह जब अपने पति के लिए ऐसे इंसान से लड़ सकती है तो जरूरत पड़ने पर वह किसी के लिए कॉल भी बन सकती है। ये सोचते हुए वह मुस्कुरा देती है। वही अधिराज जो अब तक आरू को देख रहा था, जब सभी चलने को बोलते हैं तो वह उसे अपने फिर से गोद में उठा लेता है और वह आरू को एकटक देखते हुए वहां से उतरने लगता है। ये देख आरू अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोलती है, पतिदेव आपको नहीं लगता कि हम कुछ देर में पर लोग सिधारने वाले हैं? ये सुनते ही अधिराज होश में आता है और आरू को देखने लगता है तो आरू नीचे इशारा करती है। यहाँ की सीढ़ी नॉर्मल सीढ़ी नहीं बल्कि पहाड़ों की ही सीढ़ी बनी हुई थी, जिसे एक भी मिस्टेक सीढ़ी पर गलत जगह रखा तो इंसान सीधे नीचे जाएगा। अधिराज सामने देखते हुए जाने लगता है। वही वैभव जब ये सब देख रहा था तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके साथ प्रीतम भी था। प्रीतम ये देख बोलता है, हमारे बॉस को लाइन पर लाने वाली अच्छी खासी मिल गई है। ये कहता ही है कि उसे एक जोर का धक्का लगता है, वह गिरता तभी पीछे से उसे भैरवी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है, नहीं तो वह गिरने का होता है। प्रीतम भागती हुई लड़की जो कि सिया थी उसे देख दांत पीसते हुए बोलता है, अंधी हो गई है क्या? लगता है अपनी आंख सर पर लेकर चल रही है, इसीलिए तो ऐसे पहाड़ी से कूद रही है और दूसरे को भी धक्का देकर जा रही है। ये सुन वैभव हंसते हुए बोलता है, वह गाँव की छोरी है बाबू साहब, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वही सभी लोग नीचे उतरते हैं। भारी पीछे से आ रहा था तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख भैरवी जब बगल में देखता है तो वहां पर श्रुति थी। श्रुति बड़ी ही मासूमियत से कहती है, सुनिए जी वह क्या है ना, क्या आप मुझे नीचे लेकर चलेंगे? काफी थक गई हूं मैं। ये सुनते ही भैरवी की आंखें छोटी हो जाती है। श्रुति जो मंदिर में भैरवी को देखते हैं तभी उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती है, पर उसे कोई मौका ही नहीं मिलता कि वह उसके पास जाए। भैरव आगे बढ़ाने को होता है कि श्रुति इधर उधर देख एक जोर से चीख के साथ बैठ जाती है। सभी उसी तरफ देखने लगते हैं तभी पीछे से पूजा आते हुए बोलती है, क्या हुआ? तभी श्रुति रोते हुए बोलती है, माँ मेरे पैरों में मोच आ गया, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी बड़ी पहाड़ी से मैं उतरूंगी कैसे? ये सब देख भैरवी वहां से निकलने को होता है तभी पीछे से पूजा बोलती है, भैरव सुनो ना, यहाँ पर कोई देख भी नहीं रहा है और बॉडीगार्ड ऐसे उठा नहीं सकते, क्या तुम श्रुति को लेकर चलोगे? उसको लग रहा है मोच आ गया है।
ये सुन भैरवी मन ही मन दांत पीसते हुए बोलता है, नौटंकी, यह कह वह उसे खींचकर अपनी गोद में उठा कर ले जाने लगता है। ये देख श्रुति उसके गले में हाथ डाल उसके सीने पर सर रख देती है। एपिसोड 110। अधिराज का आरू पर चिल्लाना, प्रीतम का अधिराज को समझाना। शाम के समय हवेली। शाम हो चली थी। सभी लोग इस समय अपनी हवेली पर पहुंच चुके थे। सभी इस समय हाल में ही बैठे हुए थे। अधिराज, पीयूष और वैभव आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें ऐसी बातें करते देख पूजा राधिका से बोलती है, भाभी तभी मैं सोचूं कि यह सभी के सभी को लेकर यहाँ क्यों आया है। मतलब एक सेकंड भी यह यहाँ सुकून से नहीं रह सकते। इन्हें यहाँ भी काम करना है। ये सुन राधिका उसे देख बोलती है, काम के लिए डेडिकेशन ही ये दिखाता है। ये बोलते हुए वह एक नज़र किचन में देखती है जहाँ सभी हंसी खुशी से बैठे हुए थे। आरू ने अभी भी अपनी वही साड़ी पहनी हुई थी और सिया के साथ बैठे वहाँ रानी से पूरे गाँव का जायजा ले रही थी। उसके साथ इस समय प्रियांशु, प्रीता, श्रुति, बरखा सारे के सारे मौजूद थे। वही श्रुति और सिया और आरू तीनों ही एक ही कैटेगरी की लड़कियां थीं, जिसमें अगर कोई संजीदा था तो सिर्फ प्रीता और बरखा, नहीं तो सारे के सारे पूरे घर में अपनी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वही रानी उन सबको हंसते देख बोलती है, आज आप लोगों के रहने से यह हवेली कितना खुशनुमा लग रहा है, नहीं तो जैसे एकदम वीरान सा पड़ा था। ये सुनते हुए आरू बोलती है, काकी हम जहाँ जाए वहाँ कोई चीज़ वीरान नहीं रह जाता। ये सुन प्रियांशु भी वहाँ पर बैठते हुए बोला, और हम भी फिर रानी को देखते हुए, काकी वैसे आप बना क्या रहे हैं, हमें भी तो बताए, हम भी आपकी कुछ मदद करते हैं। ये सुन रानी मुस्कुराते हुए बोलती है, आज हम सिर्फ सादा खाना बना रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। वह क्या है कि पूजा के बाद कोई भी भारी चीज़ या प्याज लहसुन की खाना नहीं खाते हैं, इसलिए आज हल्का है, क्योंकि कल तो पूरे गांव को न्योता दिया गया है, तो कल तो सारे लोग अपना भोज करेंगे। ये सुनते ही आरू मुंह बनाकर कहा, काकी इतना सादा सादा खाना मैं नहीं खाती। ये सुन बरखा उसके सिर पर मारते हुए बोली, बेवकूफ़, अगर सबके लिए कुछ बनता भी ना तो भी स्पेशली तुझे यही सादा खाना खाना होता है। ये सुन आरू अपने सर को सहलाते हुए बोलती है, बरखा तू अपनी बड़ी बहन होने का बहुत नाजायज फायदा उठा रही है, सुधर जा, नहीं तो तेरी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगी। ये सुन प्रीता हंसते हुए, अच्छा मतलब शादी करवाने से कोई सुधर जाता है। ये सुन आरू अपने कंधे गर्व से उचकाते हुए, हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही श्रुति हंसते हुए, ओह जरा मैडम को गौर से देखो, ये कितनी सुधर गई है। ये कह वह हंसने लगती है। तभी आरू गुस्से में उठते हुए बोलती है, श्रुति तेरा तो अत हो गया है, तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, जहाँ देखो वहाँ मेरा मजाक उड़ाती है, रुक मैं तुझे बताती हूँ। ये कह वह उसे दौड़ाती है तो श्रुति किचन से बाहर निकलकर भागती है, तो आरू उसके पीछे अपनी साड़ी को हल्का सा ऊपर कर दौड़ने लगती है। वह दोनों ही सारे लोगों के आगे पीछे ही दौड़ रही थी। वहीं उन दोनों की खिलखिलाती आवाज हवेली में चारों तरफ गूंजने लगती है। अधिराज अपना चेहरा ऊपर कर देखता है और आरू को ऐसे देख वह उसे देखता ही रहता है। आरू इस समय अपना साड़ी ऊपर वैसे ही पके हुए दौड़ रही थी। उसकी गोरी पीठ जो ब्लाउज का गला डीप होने से बेहद खूबसूरत लग रहा था, उस साड़ी में से झांकते हुए उसकी पतली कमर एक अलग ही लुक बना रहा था। ऊपर से उसके बाल जो अब तक खुले हुए थे, एक अलग ही सुंदरता उस पर छाई हुई थी। वही अधिराज जो अब तक लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, उसकी नज़र सिर्फ और ऊपर ही टिकी रहती है। ये देख प्रीतम धीरे से वैभव को हिलाते हुए बोलता है, चल निकल, अब हमारे भाई साहब को नहीं काम करना किसी प्रोजेक्ट पर। उसका बात पहले तो वैभव नहीं समझता, पर अगले ही पल जब उसकी नजरों का पीछा कर अधिराज को देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। आज अधिराज को आरू का बहुत सारा रूप देखने को मिला था। ज्यादातर वह रहता नहीं था। रात को आते समय आरू सो जाती थी, तो उसके साथ वह ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, पर आज पूरा दिन रहने से उसे आरू से एक अलग ही रूप देखने को मिला था। और अभी वह किसी बच्चे की तरह किसी चीज के जिद की वजह से दौड़ रही थी। वही रचना उसे देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, आरू ये क्या हरकत है, यह कोई तरीका है, ऐसे दौड़ रही हो, रुको नहीं तो गिर जाओगी। ये सुन आरू अपनी माँ से बोलती है, नहीं माँ, आज मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी, इसका अगर मैं बाल ना नोच दिया तो मेरा भी नाम आरू नहीं। यह मुझे बहुत परेशान करती है, जब देखो तब मुझे ताना मारती है। ये कह वह उसके पीछे दौड़ने लगती है। वही अर्चना ये सब देख कूद रही थी। वही शिल्पा ये सब देखते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, जरूर अब कुछ ना कुछ तो होगा, पर क्या, ये तो उसी के दिमाग में चल रहा था। तभी आरू के पैरों के नीचे अचानक कुछ आता है, कोई समझ पाता तब तक आरू औंधे मुंह जमीन पर धम्म से गिरती है। उसके ऐसे गिरते ही अचानक सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। आरू के मुंह से एक जोर से चीख निकल जाती है। जब तक कोई पहुंच पाता तब तक अधिराज फुर्ती से पहुंचता है। श्रुति भी रुक जाती है। अधिराज आरू के पास पहुंच जाता है। वही आरू के इतनी जोर से गिरने से और चोट लगने से जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। तभी अधिराज उसको सीधा करता है और उसे ऊपर से नीचे देखता है तो वह बिल्कुल ठीक थी। तभी उसकी नज़र कारपेट पर जाती है, जो काफी अच्छी कारपेट थी। कोई भी अगर गिरेगा भी तो उसे इतनी चोट नहीं लगेगी जितनी आरू चिल्ला रही थी। वही श्रुति वहां जाकर उसे देख सॉरी बोलने लगती है। वही आरू के पास आती है तो आरू उसे खींच लेती है और उसके बाल खींचकर बिगड़ने लगती है। उसके ऐसा करते ही श्रुति चिल्लाते हुए बोलती है, पागल छोड़, मुझे तुझे दौरा पड़ गया है क्या, जो इस जंगली वाली हरकत कर रही है। वही आरू लगभग उसके बालों को बिगाड़ कर बोलती है, आरू से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। वही अधिराज जो आरू के ऐसे गिरने से वही पल के लिए घबरा सा गया था, पर आरू को ऐसे मस्ती मजाक करते देख वह जोर से बोलता है, पागल हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, हर समय तुम्हें मजाक सुझता है। अचानक किसी की इतनी तेज आवाज सुन आरू डर कर सहम सी जाती है। अधिराज को इतना गुस्से में देख सभी जो बैठ चुके थे वह फिर से खड़े हो जाते हैं।
वही रचना कुछ बोलने को होती है तो वह अपना हाथ दिखाकर आरू को देख बोलता है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो हर समय तुम्हारा यहाँ मजाक चलता है। जाकर चुपचाप अपने कमरे में जाओ। तभी वह हिम्मत कर फिर से अधिराज की तरफ देखती है। शायद वह उसकी आंखों में अपने लिए वही प्यार केयर वाली फीलिंग देखना चाहती थी जो अधिराज उसके लिए हमेशा रहता है। पर अधिराज को इतने गुस्से में देख डर कर फिर से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी राधिका बोलती है, अधिराज शांत हो जाए। ये सुन अधिराज आरू देख बोलता है, ऐसी लड़की से आपने हमारी शादी करवाई है, एक बच्ची से जिसे इतना नहीं समझ आता कि कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए। बच्चों के जैसे ये दोनों लड़ रही है। ये सुन आरू की आंखों से आंसू आ जाता है। तभी वैभव उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, अधिराज प्लीज तमाशा मत खड़ा करो, बच्ची है। यह सुन अधिराज वहां से बाहर निकल जाता है क्योंकि वह इससे ज्यादा रुकता तो उसका गुस्सा भूत पड़ता। उसके जाते ही पीछे से प्रीतम भी निकल जाता है और दरवाजे पर खड़ा जो भैरवी सब कुछ देख रहा था वह भी बाहर निकल जाता है क्योंकि वह अधिराज को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था, वह भी खासकर तब जब हर्षवर्धन यहाँ आया था। वही आरू उसके जाते ही उसकी आंखों में आंसू देख पूजा उसे पकड़ते हुए बोलती है, शांत हो जाओ बच्चा, वह थोड़ा डर गया होगा बस इसलिए वह इतना ही बोलती है कि आरू अपने कमरे में भाग जाती है। वही उसके दोनों के ऐसा होते ही अर्चना के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह मन में बोलती है, कब तक तुम अपने इस बचपने से सब कुछ करोगी, आखिर है तो वह एक मर्द ही, यह सब सोच उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। वही बाहर अधिराज वही तालाब के पास खड़ा था जहां से इस समय चांद रोशनी में वहां का मौसम और भी ज्यादा ठंड बता रहा था। वही उसके बगल में खड़ा होकर प्रीतम बोलता है, इतना गुस्सा वह किस लिए, सिर्फ इसलिए कि उसका बचपन था या इसलिए कि तुम उसके लिए डर गए थे। ये सुन अधिराज उसे बिना देखे बोलता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे अभी किसी से बात नहीं करना। वही भैरवी उससे कुछ दूरी पर जाकर एक पत्थर में टिले पर बैठ जाता है। ये देख प्रीतम बोलता है, देख रहा है एक समय था मैं, तू, भैरवी और विश्वा, हम चारों कितने अच्छे दोस्त थे। इतना कि हमारी दोस्ती की हमारे कॉलेज में मिसाल दी जाती थी। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक टुकड़े को भी हम छीन कर खाने की कोशिश करते थे। पर देखना पिछले 7 से 8 सालों में हमारी जिंदगी कैसी हो गई। हमारे बीच सिर्फ मतलब का रिश्ता रह गया है, ये तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दूर से ही अपनी ड्यूटी करता है। ये बात उसने भैरवी को इशारा करते हुए बोलता है, विश्वा और तेरे बीच में दुश्मनी हो चली है। अधिराज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू मुझे ये सब बताने के लिए आया है। ये सुन प्रीतम उसे वहीं पर खींच कर बैठाता है और खुद भी बैठकर उसे देख बोलता है, मेरे बस कहने का यह मतलब है कि रिश्ते खुशनुमा होते हैं पर यदि उनमें कोई भी प्रकार का फूट पड़ेगा तो रिश्तों में दूरियां आ जाती है। जैसे आज विश्वा, भैरवी और तुम्हारे बीच में है, वैसे ही मेरे कहने का मतलब है आरू बच्ची है, प्यारी है, मासूम है, मैंने देखा है उसकी आंखों में तेरे लिए चाहत। तू विश्वास नहीं करेगा पर वह तुझे बेइंतहा प्यार करती है। ये सुन अधिराज उसे देखने लगता है तो प्रीतम हंसते हुए बोलता है, तुझे बिलीव नहीं होता ना, पर हर किसी को दिखता है वह तेरे लिए कितनी पजेसिव है। आज तो उसने तेरे लिए तेरे सबसे बड़े दुश्मन को सिर्फ तुझे एक हाथ लगाने पर ही उसे लंगड़ाकर चलने पर मजबूर कर दी। उस समय को सोचते ही अधिराज के भी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी प्रीतम उसे देख बोलता है, अगर वो छोटी होकर ना समझ दिखा रही है तो उसका बचपना में जाएगा, पर तू बड़ा होकर उसके साथ ना समझी दिखाएगा तो तेरे रिश्ते में वह फिर से एक डर बैठेगा आरू की तरफ से और वह तुझसे दूरी बनाकर रखेगी। क्या तू यही चाहता है? ये सुन अधिराज सामने चांद को देखते हुए बोला, अतीत से डर लगता है, किसी के पास बेहद पास जाने से डर लगता है, कहीं वह भी मुझे छोड़कर ना चली ना जाए, कहीं वह भी मुझे ना समझे जैसे सबने मुझे छोड़ दिया। ये सुनते ही प्रीतम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भूल जा पिछली बातों को, वह तेरी वाइफ है, उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तू कब तक उसे बच्चा समझकर उससे दूरी बनाकर रखेगा? अपने रिश्ते को एक कदम आगे तो बढ़ाकर देख, जिंदगी तेरी खुशहाल रहेगी। तू उसे अपने प्यार पर भरोसा तो दिखाओ। आज मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए एक डर और आंसू देखे, उसे विश्वास दिलाओ कि तू हर कीमत पर उसके साथ है। रही बात अतीत की, तो यदि तू चाहेगा तो अतीत कभी भी तेरी फ्यूचर में नहीं आएगा। अगर तू चाहता है तो उसे अपनी सच्चाई बता भी सकता है पर वह शायद तेरी सच्चाई को ना समझ पाए। तू अपने रिश्ते का एक विश्वास दिखा। ये सुन अधिराज कुछ नहीं बोलता और आंखें बंद करता है तो उसे आरू का ही चेहरा दिखता है। कुछ देर बाद वह सभी वहां से चले जाते हैं। वही घर में सभी लोग अपने अपने लगभग कमरे में चले गए थे। प्रियांशु, राधिका, श्रुति, रचना, प्रीता, बरखा वह सभी हॉल में ही बैठी हुई थी। जब अधिराज वहां पहुंचता है तो उन सभी को बैठे देख वह एक पल के लिए वहां रुकता है और पूछता है, क्या हुआ? तभी प्रीता हिम्मत कर बोलती है, भाई वह आरू खाना नहीं खा रही है। ये सुन अधिराज वही टेबल पर रखे खाने को उठाकर कमरे में चला जाता है। ये देख रचना उसे जाते हुए देखती है और फिर उठकर अपने कमरे में चली